तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओशी नो के एपिसोड 3 मांगा बेस्ड टीवी ड्रामा के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में काना एक्वा से मिलती है और जैसे पता चलता है कि एक्वा परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट इनरोल नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और इसके बाद एक्वा डैड के घर जा रहा था, बट काना उसे फॉलो करती है एज वो दोनों बहुत टाइम के बाद मिली थी और वो एक्वा के साथ में कैचअप करना चाहती थी और वो ये चीज़ पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकती एज काना स्टिल एक सेलिब्रिटी थी। तो वो दोनों डॉक्टर के घर चले जाते हैं जहाँ काना को पता चलता है कि एक्वा डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था, जिस पे काना ग्लैड थी एज पहले ही एक्वा ने एक्टिंग छोड़ दी थी, बट कम से कम वो अभी भी इंडस्ट्री में एक्टिव था। तो इसके बाद वो साथ में खाना खाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि काना के पेरेंट्स रिटायर होकर कंट्री साइड चले गए थे और काना अभी डॉम्स में रह रही थी और जो सेविंग की थी चाइल्ड एक्टर के रूप में वो अभी उस पर डिपेंडेंट थी। और काना अभी भी एगो एक्टिंग देखना चाहती थी, तो उसे बताती है जिस प्रोजेक्ट में वो लीड लो प्ले कर रही थी उसके सभी रोल अभी तक फेल नहीं हुए थे, तो हायर अप से बात करके उसे एक रोल दे सकती है। बट एक्वा इसलिए डिनाई कर लेता है एज वो एक्टिंग नहीं करना चाहता। तो उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई विल गो स्वीट टुडे था, जो एक मांग पे बेस्ड टीवी ड्रामा था जिसे कुबरागी प्रोड्यूस कर रहा था। और ये नाम सुनते एक्वा सीरियस हो जाता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे आई की डेथ के बाद एक्वा को उसके 3 फ़ोन मिलते हैं। एक तो उसका पर्सनल फ़ोन था और दूसरा वर्क फ़ोन था जो कि शो करता है कि कितनी ज़्यादा सीरियस थी उनके सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तीसरा फ़ोन आई अपने पेंट होने से पहले यूज़ करती थी, जिसे एक्वा बड़ी मुश्किल से ऑन करता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम उसका पासकोड था एज उसे कोई आइडिया नहीं था कि पासकोड क्या था और कितना डिजिट का हो सकता है। और साथ ही में अगर फ़ोन में कोई गलत पासवर्ड डाला जाता तो 30 सेकंड के लिए वो लॉक हो जाता। तो एक्वा बार बार ट्राई करता है और 4 साल के बाद फाइनली उसके 45,510 अटैम्प्ट में फ़ोन अनलॉक हो जाता है और उस फ़ोन में शो बिजनेस से जुड़े बहुत से लोगों के ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर थे और उनमें से एक मसाया कुबुरागी था। तो वो भी तैयार हो जाता है उसके प्रोजेक्ट में रोल करने के लिए, जिस पे काना बहुत ज़्यादा खुश थी। और वहीं कुबुरागी भी उसे एक रोल इंस्टेंटली दे देता है एज उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस रोल को प्ले कौन करता है। और वहीं घर पे रूबी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी और उसे लग रहा था कि आई की बातों की वजह से एक्वा ये चीज़ कर रहा था। बट एक्वा रियलिटी में बस पर से क्लोज चाहके उसका डिनर सैंपल लेना चाहता और एक्टिंग जैसा उसका कोई लॉफ्टी एम्बिशन नहीं था। और वहीं पे रूबी और मिया को ड्रामा करने पता कर रही थी, तो ड्रामा में सभी नए एक्टर्स थे और उनका बजट भी बहुत ज़्यादा कम था। तो एक्वा उसमें एक विलन का पार्ट प्ले करने वाला था जो कि लास्ट एपिसोड में अपीयर होगा। और इसके बाद रूबी और मिया को ड्रामा देखना स्टार्ट कर देते हैं, बट डिसअपॉइंट होके उसे बीच में रोक लेते हैं एज ड्रामा उतना कुछ खास नहीं था, जबकि इसकी मांगा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ड्रामा मांगा को ऑनेस्टली अडेप्ट नहीं कर रहा था और एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा बेकार थी और यहाँ तक कि काना भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से एक्टिंग नहीं कर रही थी। तो एक्वा और काना नेक्स्ट दिन एक राव के मिलते हैं जहाँ पे काना उसे बताती है कि ये ड्रामा फीमेल ऑडियंस को टारगेट कर रहा था और इसी वजह से मेल मॉडल्स को कास्ट किया गया था। तो एक्टिंग उनके लिए एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट बिना एक्टिंग के ड्रामा फ्लॉप हो सकता था और इसी वजह से लीड एक्ट्रेस के रूप में काना को कास्ट किया गया था। और काना अपनी एक्टिंग एबिलिटी को होल्ड बैक कर रही थी
उसके अलावा सभी एक्टर्स बहुत ज़्यादा बेकार थे और कान्हा भी प्रॉपरली एक्ट करना चाहती थी, बट अच्छी एक्टिंग और अच्छी शो क्रिएट करने में डिफरेंस था। और जब ओरिजिनल माँ की ऑथर एपिसोड 1 की शूटिंग देखने आई थी तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। एज जो शो बिजनेस था वहाँ का मेन फोकस या फिर प्रायोरिटाइज बस सर के व्यू पॉइंट को किया जाता और उन्हें बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जो एक्टर्स और स्टाफ था वो अपनी पूरी मेहनत कर रही थे ऑडियंस के लिए इस शो को अच्छा बनाने का, और कान्हा भी चाहती इस शो को एटलीस्ट वॉचेबल बनाना, और अगर इसके लिए उसे लॉजी एक्टिंग करनी पड़ेगी तो वो भी करने को तैयार थी। एस उसे पता था कि एक्टर के लिए कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और यही चीज़ बचपन में उसे डायरेक्टर समझाना चाहते थे। और वहीं बचपन में कान्हा अपनी एक्टिंग को फ्लॉन्ट करती थी और वो किसी को भी सही से ट्रीट नहीं करती थी, और इसी वजह से उसे जॉब ऑफर्स आना बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और उसे समझ आ गया था कि लोगों को उसे कास्ट करने के लिए उसे रीज़न देना पड़ेगा। तो अब वो ऐसी एक्ट्रेस बन गई थी जिस साथ काम करना बहुत ज़्यादा आसान था और प्रश्न की क्वालिटी में भी कंट्रीब्यूट करती थी और कपूर के साथ में बहुत टाइम से कांटेक्ट में थी, और उसकी इनक्वालिटी की वजह से उसने कान्हा को लीड रोल दिया था। और इन सब चीज़ों से एक बात क्लियर थी कि कान्हा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई थी, और वो एक्टर को बताती है कि लास्ट एपिसोड की शूटिंग नेक्स्ट दिन थी और उसके एक वीक के अंदर वो रिलीज़ भी हो जाएगा। तो उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट थी, उनका पूरा शेड्यूल बिल्कुल डिज़ास्टर था, और वो उसे बताती है कि जो आदमी उसका रोल प्ले करने वाला था वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करके वहाँ से क्विट कर गया था, एज उसे वो रोल अपीलिंग नहीं लगा था, और इसी वजह से एक्वा को ये रोल ईजिली मिल गया था। और अब कान्हा भी समझ गई थी कि बचपन डायरेक्टर कैसा फील कर रही थी, एज अब वो भी एक्वा के साथ में एक्ट करना चाहती थी, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे एक लॉजी एक्टर कहें, वो बस एक्वा के साथ में काम करके एक अच्छा शो क्रिएट करना चाहती थी। और वहीं पे ये सुन के एक्वा भी अपनी रिसर्च शुरू कर देता है, जिसमें वो नोटिस करता है कि भले ही एक्टिंग बहुत ज़्यादा बेकार हो बट अच्छी डायरेक्शन की वजह से ये शो अभी भी वॉचेबल था, और जो उसका पार्ट था वो सही से कर सकता है। तो नेक्स्ट दिन दोनों शूट पे चले जाते हैं जहाँ पे सभी अपना काम कर रहे थे, और उनका बजट बहुत ज़्यादा कम था, तो पूरे प्लेस को बस एक दिन के रेंट पे ले पा रहे थे। तो उनके पास बस एक ही चांस था रिहर्सल करने का, तो वहाँ पे पूरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स था, और उसके बाद वहाँ पे लीड एक्टर आ जाता बट वो एक्वा को सही से ट्रीट नहीं करता, और इसके बाद कान्हा एक्वा को कपूर आगे से मिलाती है, बट उसको देख के एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि एक्वा के साथ साथ पूरे ड्रामा में इंटरेस्टेड नहीं था, बट वह एक साथ कनेक्टेड था, और उनका फादर हो सकता है जिसने आई को मारा था। तो एक्वा बस चांस देख रहा था उसका डीएनए सैंपल लेने का, और कपूर आगे मॉडलिंग एजेंसी के साथ में क्लोज टाइज में था, तो मैक्सिमम कास्टिंग उसी ने की थी, और फाइनली रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है, और आयरनिकली एक्वा एक्स्ट्रा का पार्ट प्ले कर रहा था, लेकिन बीच में ही लीड एक्टर पे एक बूंद गिर जाती है जिससे रिहर्सल को बीच में ही बंद करना पड़ता है, और कान्हा एक्वा को बताती है कि उसकी एक्टिंग अच्छी थी, बट एक्वा के अकॉर्डिंग ये रोल ऐसा था जिसे कोई भी प्ले कर सकता है, बट उसकी एक्टिंग में कोई चार्म नहीं था, और बचपन में कान्हा उसकी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा स्टन हुई थी, एज उसकी मेंटल एज और फिज़िकल एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बट अब उसकी फ़िज़िकल एज उसकी मेंटल एज को कैचअप कर गई थी, तो उसकी एक्टिंग पूरी नॉर्मल थी। बट तभी कान्हा उसे बताती है कि उसी एक्टिंग शो कर रही थी, उसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और प्रैक्टिस की थी, और वो पर्सनली उसे लाइक करती थी, क्योंकि एक्वा
अपनी ईगो को साइड करके स्टोरी में कम्प्लीटली इमर्स हो जाता है और इस बात को बस काना की तरह ही लॉन्ग टर्म एक्टर नोटिस कर सकते हैं और वो उसे बताती है कि उसे बहुत टाइम के बाद में एक लीड रोल मिला था और वो इसके लिए पूरी मेहनत करेगी। एस उसके रफ टाइम में उसे रोल मिलना बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपना हार्ड वर्क कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो इतनी मेहनत क्यों कर रही थी और वो सोच रही थी क्विट करने का, बट अब फाइनली उसकी एबिलिटी को रिकॉग्निशन मिल रही थी तो बहुत ज़्यादा ग्लैड थी कि उसने क्विट नहीं किया और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि अपने काम को कंटिन्यू कर पा रही थी। और जो पूरा डार्क वर्ल्ड था वो उसमें अकेले स्ट्रगल नहीं कर रही थी, वो इसी बात को जान के बहुत ज़्यादा खुश थी। और वहीं पे हम काबूरागी और डॉक्टर को बात करते हुए सुनते हैं तो काना के बारे में बात कर रही थी कि कैसे पूरी कास्ट को कंफर्ट कर रही थी और साथ में काम करना बहुत ज़्यादा ईजी और अच्छा था। बट कब्र के अकॉर्डिंग काना बस सबको फ्लैटर करती है और इसी वजह से उसे रैंडम रोल अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा सही था। और साथ ही में काना एक बहुत ज़्यादा फेमस नाम था, बट अब काना अपनी एजेंसी को क्विट कर चुकी थी तो लोग काना को बहुत ही कम परफॉर्मेंस फीस दे रहे थे, बट स्टिल प्लान कर रहे थे उसका नाम यूज़ करके इस ड्रामा को प्रमोट करने का। और उनके अकॉर्डिंग काना में बस एक ही कमी थी कि अपनी एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा पिकी थी, लेकिन जो पूरा ड्रामा था वो बस उनके मॉडल्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था तो उन्हें एक्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। और वहीं पे एक्वा ये सारी बातें सुन रहा था तो उसे भी क्लियर हो जाता है कि काना को उसकी एबिलिटी का रिकग्निशन नहीं मिला था और जो शो बिजनेस था वो ऐसा ही वर्ल्ड था। और इसके बाद एक्वा उस सीट को पिकअप कर लेता है जो काबूरागी पी रहा था तो उसे डीएनए सैंपल मिल गया था और उसने अपने गोल को अकम्प्लिश कर लिया था, बट ऑलरेडी वहाँ पे था तो डिसाइड करता है एक बैंक के साथ में एग्जिट लेने का और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और इसमें हम देखते हैं कि जब ऑथर देखती है कि उसके काम को सही से अडेप्ट नहीं किया जा रहा तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी और इसके फेस को देख के हम उसके दर्द को समझ पाते हैं। और साथ ही में काना बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी एबिलिटी को रिकग्निशन मिल रहा था, बट एक्चुअल में केस नहीं था, एस उसे बस रोल दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और उसकी परफॉर्मेंस फीस भी बहुत ज़्यादा कम थी और साथ में रोल का कोई महत्व नहीं था और बस रैंडम था। और लास्ट में हम देखते हैं एक्वा को कि उसे डीएनए सैंपल मिल गया था, स्टिल वो प्लान कर रहा था लास्ट में कुछ करने का, तो देखते हो क्या करेगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में ही, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।